संजय शुक्ला, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, इंदौर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा, नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख भी मौजूद रहे। इंदौर में बुजुर्गों ने अमानवीय व्यवहार को लेकर कांग्रेस आई सामने। पटवारी ने कहा, बुजुर्ग के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम टीम ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मसार है। ये घटना गलती से हुई घटना नहीं है। भारतीय पार्टी की यही सोच है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के पार्टी के बुजुर्गों के साथ भी व्यवहार यही कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की, कर्मचारी पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं चलेगा, निगम के मुखिया और कलेक्टर पर कार्रवाई होना चाहिए। कल 11 बजे कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी और निलंबन की कार्रवाई मांगी। पटवारी ने कहा, 7 घंटे इंदौर में मुख्यमंत्री रहने के बाद भी मुख्यमंत्री ने मामले की सुध नहीं ली। वहीं बजट पर कहा कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हुए हैं। बंगाल में अब बजट से वोट खरीदने को अपनी नीति बता रहे हैं। देश की संपत्ति बेच रही तनख्वाह देने वाले हैं नरेंद्र मोदी। पटवारी ने कहा कि जिस तरह सौतेली मां व्यवहार करती है उसी तरह सिंधिया के साथ बीजेपी कर रही है। कांग्रेस से महापौर पद के लिए लगभग संजय शुक्ला रहेंगे। माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो कमलनाथ जी ने शुरू की थी और अब शिवराज जी उनकी देखा देखी कर रहे हैं। विधायक हमारे संजय शुक्ला जी आज सब आपसे रूबरू ताजा ज्वलंत जो राजनीतिक विषय है, इंदौर की घटना आप सभी को पता है कि इंदौर में जो बुजुर्गों के साथ घटना हुई है हमारे बीच में आई है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि नगर निगम का पूरा वाकया है, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में है, हमारे महापौर के प्रत्याशी कैंडिडेट आदरणीय संजय शुक्ला जी भी हमारी हुई, वो सर्वविदित है। और ये राजनीतिक भाव से हम ये बातें, पार्टी के विचार से ये बातें करने से पहले इस इंदौर की अस्मिता, मेरा इंदौर, अपना इंदौर, उसके भाव से घटना क्या माफ करने योग्य नहीं है। गणेश जी से माफी मांगो, गणेश जी भी माफ नहीं करेंगे। भगवान शिव की परिक्रमा लगाने में गणेश जी ने भी का भी एक विवरण है, वृत्तांत है, जो हम सबको एक प्रेरणा देता है। तो मैं मानता हूं ईश्वर से भी माफी मांगना और बुजुर्गों का अपमान करना। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि पूरी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी उन बुजुर्गों के साथ जो कृत्य हुआ उसके खिलाफ कल संभाग आयुक्त के सामने अपना प्रदर्शन करेगी। घटना घट गई, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के का वक्तव्य जैसे ही पत्रकार ने, आप लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ के माफ करो मुझे। वीडी शर्मा ने कहा अध्याय समाप्त हो गया है। कलेक्टर इस शहर के गणेश जी से माफी मांगते हैं। बुजुर्गों का शिप्रा में क्या विसर्जन करने के लिए ले गए थे? क्या कारण है कि इतनी बड़ी घटना पर सरकार ने कोई संज्ञान न लेते हुए किसी को पनिशमेंट नहीं दिया, कर्मचारियों को पनिश किया? हमने 2 दिन इंतजार किया कि सरकार ने जिस घटना घटी है, इंदौर का मुंह काला हुआ, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रदेश के कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें निंदा प्रस्ताव आएगा, किसी न किसी पे मुख्यमंत्री आए कार्रवाई करेंगे। आशा थी हम लोगों को, इंदौर शहर के वासियों को थी। बुजुर्गों के साथ इस तरीके का घटनाक्रम जो घटा, ये इंदौर के भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम जन का विषय नहीं हो सकता, इंदौर की अस्मिता का विषय है। मैं मानता हूं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री, उनकी सरकार दोषी है और मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसमें कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से नहीं होगा। नगर निगम का मुखिया, जिले का मुखिया, इनको इस पर जवाबदेही लेनी पड़ेगी और सरकार ने उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लीपापोती नहीं चलनी चाहिए। ऐसी घटना फिर न घटे, इसके लिए सीधा मैसेज क्या, ये प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी ने वहाँ से ट्वीट किया, सारे नेताओं ने अलग अलग अपनी बातें कही। मध्य प्रदेश के अखबार, पूरे बड़े बड़े मीडिया हाउस, जिन्होंने अपनी धर्म को इस तरीके से निभाया कि सरकार जागे, फ्रंट पेज पे आधा आधा पन्ना दिया, 3 दिन लगातार चल रहा है, पर सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और मांग करती है कि जितनी जल्दी हो निगम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो इंदौर जिला कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी कल 11 बजे, 10:30 11 बजे संभाग आयुक्त पर इनके निलंबन की मांग करेगी। कल 11 बजे प्रदर्शन करेगी और फिर भी ये सरकार नहीं जागी तो कांग्रेस पार्टी पूरे घटनाक्रम पर और आगे की रणनीति बनाएगी। इंदौर शहर का जो काला चेहरा इस पूरे घटनाक्रम से हुआ है, मैं मानता हूं कि इससे
भयानक और कुछ नहीं हो सकता। आज बजट देश का आ रहा है। कोरोना काल की महामारी के बाद पहला बजट, मोदी सरकार का लगातार 7वां बजट। पहले 2014 में उन्होंने क्या क्या कहा था, एक 7 बजट में इस साल के बजट सहित एक बजट में भी उनकी कोई किसी प्रकार की कोई उनको लेकर दिशा और दशा नहीं दिखती है। मैं मानता हूं कि पेट्रोल डीजल के भाव सर चढ़ के बोल रहे हैं, 100 के पार। अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल 100 के पार। एक्साइज ड्यूटी घटाने की बात नहीं करी सरकार ने कोरोना काल के बाद भी। मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए था कि आम जनता को हम राहत दें, पर सरकार जिस तरीके की चल रही है और उनकी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से जारी है, महंगाई 60 साल में पूछने वाले सवाल, कांग्रेस ने क्या किया इस देश के लिए, क्या दिया इस देश को, जितनी 60 साल में महंगाई उससे सीधी डबल 6 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को अर्थव्यवस्था में महंगाई दी है। सूट बूट की सरकार, हम कहते थे कि ये सूट बूट की सरकार। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में उन लोगों का जो 6 साल तक कोई इनकम टैक्स का विवाद हो, किसी पर कार्रवाई हो, तो 6 साल तक उसकी जांच चल सकती है, कार्रवाई हो सकती है, लगातार किसी न किसी रूप पर उसकी फाइल खुली रहेगी। इन्होंने उसकी सीमा 3 साल कर दी। मतलब ये कि इनकम टैक्स चोरों को छोड़ेंगे 3 साल, हो जाए तो हो जाए, नहीं तो हम पहले कहते थे 27 लाख कोरोना के कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत में बांटे। आप लोगों में से किसी को भी, आप लोगों के संस्थानों में किसी को भी, आप लोगों के परिवार में किसी को भी इस 27 लाख करोड़ रुपए में से कोई अंशदान किसी रूप में मिला हो तो नरेंद्र मोदी जी का ये बजट सफल है। और अगर नहीं मिला है तो मिर्ची झोंक रहे हैं हम देश के लोगों की आंखों में। आप देखो, बंगाल में 25,000 करोड़ की नई सड़कें। कैसी सड़कें? जैसे बिहार में ये 50,000 दूनी दूं, 60,000 दूनी दूं, 80 लाख करोड़ दूनी दूं। कितना था वो बोली लगा रहे थे नरेंद्र मोदी। जिस बोली का बिहार चुनाव से पहले बोली लगाकर वोट लेने की कोशिश की, वैसा ही बिहार में, बंगाल में ये प्रयास हो रहा है, बजट से वोट खरीदना। इस सरकार की नई नीति बनी है। मैं मानता हूं कि बजट के अंदर उन्होंने कहा इनकम क्या है, बजट में पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने कहा कि 1,75,000 करोड़ विनिवेश के माध्यम से आएगा। मतलब जो संस्थान है, सरकारी उपक्रम है, पहले बेच दिए 7 लाख करोड़ रुपए के, अब 1,75,000 करोड़ रुपए के और बेचेंगे। और उसमें LIC में, पब्लिक सेक्टर में शेयर निकालेंगे। LIC जिसमें सबसे ज्यादा भरोसा था इस देश के परिवारजनों का, नौकरी पेशा लोगों का। अब LIC बेचने की तैयारी। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। देश की संपत्तियां बेच बेच कर ही तनख्वाहें देने वाले नरेंद्र मोदी, उन्होंने फिर बजट में कहा कि मैं 1,75,000 करोड़ रुपए के सरकारी उपक्रम फिर बेचूंगा। मैं मानता हूं कि ये सारी घटनाएं ये बताती है कि नरेंद्र मोदी जी की दशा और दिशा आर्थिक बिगड़ चुकी है। 6 साल में न 2 करोड़ रोजगार मिले हर वर्ष, 6 साल में न $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हुई, 6 साल में न डबल डिजिट में अर्थव्यवस्था गई, 6 साल में न किसान की आय दुगनी हुई, 6 साल में इस सरकार ने, जो मनमोहन सिंह जी ने जो बजट आखिरी छोड़ा था, उससे कम कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी का असली चेहरा, उनकी सरकार का असली विजन, नया भारत। नया भारत जिसमें पत्रकारों को जेल भेजना, मीडिया को खरीदना, मीडिया को डराना, धमकाना और नहीं माने तो जेल भेजना, ये नया भारत नरेंद्र मोदी जी का आया है। जो दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार की गिरफ्तारी हुई, उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। और साथ ही साथ जर्नलिज्म के सभी परिवार के लोगों से, जो अच्छी और सच्ची जर्नलिज्म में दिन रात दौड़ते हैं, रोज रोज
जिस तरीके से अपने आप को मारते हुए परिवार की अपेक्षाओं को त्यागते हुए अपना धर्म निभाते हैं, उनसे मेरा आग्रह प्रार्थना है कि ऐसी गिरफ्तारियों को, ऐसी कार्रवाइयों की निंदा दूंगा। LIC के जो सबसे विश्वसनीय कंपनी है भारतवर्ष में, उसके शेयर बेचने के लिए बजट में प्रोविज़न किया जा रहा है। विनिवेश के नाम पर, सरकारी संपत्तियों को बेचकर धन कमाने के नाम पर 1,76,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न बजट में रखा। इसका मतलब है देश की संपत्तियां बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल तक 6 साल का जो प्रोविज़न पहले इनकम टैक्स की कार्रवाइयों पे था वो 3 साल कर दिया। इसका मतलब है कि 3 साल घटा दिया, टैक्स चोरों को छूट दे दी। ये ना सूट बूट की सरकार, जो हम कह रहे थे सत्य हो रहा है। आप देखो कि पेट्रोल डीजल, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल 100 के पार, जो टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, आशा थी कि पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों पे घटाएगी, कोई राहत नहीं है। किसानों को झुंझुना, मीठी गोली, एक तरह से किसान आंदोलन को कैसे हम निस्तनाबूद करें उसकी बातें, पर किसानों के हितों में एक शब्द नहीं पूरे बजट में। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, डबल डिजिट अर्थव्यवस्था करूंगा। वो सारी बातें 0 बटा सन्नाटा है। मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी जो बजट 2013-14 में देके गए थे, उस बजट से छोटा बजट साल दर साल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश की संपत्तियां बेच के, बाप दादा की संपत्तियां बेच के देश चला रही, घर चला रही है। और ये 1 साल नहीं हो रहा, लगातार 7 साल हो रहा है। अब आशा नहीं है देश को कि नरेंद्र मोदी जी अर्थव्यवस्था के पार्ट पे इस देश को पटरी पे ला सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी जब जाएंगे तभी अर्थव्यवस्था अच्छी हो सकती है। नरेंद्र मोदी के रहते अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं ये बजट देश को रुलाने वाला, गरीब को डराने वाला, मध्यम वर्ग को और हताश और निराश करने वाला, और सबसे बड़ी बात, इस देश की दिशाहीन अर्थव्यवस्था को और दिशा से भटकाने वाला है। ऐसा कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी 2 आंखों से देखने वाली पार्टी है। एक कर्मचारी जिसने हिम्मत करके पूरी बात सच सामने लेके आई, मीडिया ने उसको और जनता के सामने ले गए। अब उस पर लिपापोती करके उसी को पनिश कर दिया। जिसने न्याय दिलाने की बात की, उसी को पनिशमेंट देने की बात करी। ये है शिवराज का राज। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करते हुए विधानसभा में इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएगी। पटवारी जी, एक सवाल ये था कि बीजेपी ने जो प्रदेश कार्यकारिणी उनकी हुई है, उन्होंने एक रणनीति बनाई है अगले 25 साल की, और उनका कहना है कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देंगे ताकि हमारी सेकंड लाइन तैयार हो, हम अगले 25 साल तक के लिए हम काम कर पाए। तो कांग्रेस ऐसी क्या रणनीति? बिल्कुल, हर राजनीतिक दल का दायित्व होता है कि नए लोगों को जगह दे। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती है। कांग्रेस पार्टी भी इस दिशा में, नए परिवार के लोग और ज़्यादा ताकत से जुड़े कांग्रेस से, नए लोगों को नेतृत्व मिले, नए लोगों को अवसर मिले, इस पर काम कर रहे हैं।